इन क्लास एट्थ आप लोग को हमने एक जो हमारा नया लेसन था वर्क पावर एनर्जी, इसमें हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि इस लेसन में इसका टीएलओ क्या है। और इसमें एक मैंने जो सबसे इंटरेस्टिंग था इसका माइंड योग एक्टिविटी, जिसमें सारा हमने एक वीडियो आपको प्ले करके दिखाया था, जिसमें सारे वर्क पावर और एनर्जी से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटी दिखाई गई थी। तो आज इस पार्ट 1 में तो हम ज़्यादा नहीं कुछ बताए थे आपको। आज पार्ट 2 में इसी लेसन के आगे से शुरू करेंगे हम। तो जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क पावर और एनर्जी। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं वर्क की। वर्क, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी द डन। ये कह रहा है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फोर्स की दिशा में मूव करता है। इसी को हम लोग कहते हैं, कहा जाता है कि अब यहाँ पे कुछ कार्य हुआ। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेसिकली इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया है कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ इज़ यहाँ पे पहले देख लेंगे, W वर्क डन है, F हमारा जो है फोर्स को डोनेट करता है, और D इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है दोनों, और दोनों के लिए एक ही टर्म यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं इसमें वर्क डन इन द फोर्स फील्ड। वर्क डन इन द फोर्स फील्ड में आता है लिफ्टिंग लोड्स in the body of mass m move up a set step to total height of h, lifting his body against the force of gravity which act in a vertical direction. The work done by the boys is equal to the product of weight and height. यहाँ पर देखिए किसी भी बॉडी को, किसी भी मास को जब हम लोग ऊपर उठाते हैं तो आपको लगता है कि हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उससे ये दिखता है कि हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो उस ग्रेविटी के अगेंस्ट में लगा रहे हैं। ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाती है वो, और उसको जितनी भी हाइट तक लेके जाएंगे उतना उसका वर्क डन कहलाएगा, मतलब वर्क कहलाएगा। W इज इक्वल टू mgh, तीनों का प्रोडक्ट जो होगा। सेम इसी तरह से देखेंगे फॉलिंग अ बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी हाइट से नीचे गिराया जाता है तो इसमें जो डिफाइन किया गया वो भी सेम ही होगा, mgh। यहाँ पर भी ग्रेविटी के फोर्स है जो उस पर वर्क कर रही है, उसको उतने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। m उसका वेट है और h उसकी हाइट है, जिस हाइट से वो नीचे आ रहा है। तो इसका जो वर्क होगा वो वही W इज इक्वल टू mgh। नाउ अब थोड़ी सी बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी इज द डिफाइंड एज द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी को जो डिफाइन किया गया है वो काम करने की जो क्षमता है उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। इसमें भी एनर्जी दो तरह की है, मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी, दो जो ज़्यादा प्रचलन में आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी में इट स्टोर्स एनर्जी और एनीथिंग पॉसिबल बाय द बॉडी वर्च्यू ऑफ इस पोजीशन और स्टेट। अ बॉडी में है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड of the force field in the gravitational body of the body said to be passive gravitational potential। तो इसमें मतलब कि जो अभी इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखा था कि कोई भी बॉडी को हम ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं या कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ नीचे आती है, तो ये दोनों ही जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। यहाँ पर कोई भी फोर्स अलग से नहीं लगाया जा रहा है। आप देखेंगे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो हम फोर्स लगा के उठा रहे हैं और फोर्स हम उतना ही लगा रहे हैं जितना कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर ले जाएं।
अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो हम उसको नहीं उठा पाएंगे। कोई ये उठाते हैं, उसका वेट ज़्यादा, कहते हैं इसका वेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो अपना फोर्स है वो नहीं लगा पा रहे हैं। और अगर हम उस फोर्स से ज़्यादा का फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम उस बॉडी को उठा सकते हैं। तो उसमें भी यही सेम चीज़ है, MgH, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू MgH। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात थी, तो यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं P इज इक्वल टू MgH, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू MgH। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे ही एग्जांपल्स पोटेंशियल एनर्जी के हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को सिंपल डिफाइन किया गया है कि एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी ऑफ द वर्चू इन द मोशन। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। The kinetic energy of the body in a motion is given by half mv square. m is a mass and v is a velocity. इस तरह से पावर देखेंगे, पावर it is the defined in the time rate doing work, means work is equal to power done divided by the time. आइए अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अभी हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था, तो इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे नाउ वर्क के बारे में देखते हैं। सपोज दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स विद सेट टू द वर्क। अभी इसको पहले भी हमने देखा था, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देयर मस्ट बी अ फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट इन मूव द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। If motion is not in the direction of force or force applied to the object but there is no motion, then we can't talk about work. यहाँ पर कह रहा है कि जब तक फोर्स लगेगा और मूवमेंट होना चाहिए तो वो हमारा फोर्स होता है। अगर फोर्स लगाया गया और मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर वर्क की बात नहीं करते हैं। इसको पूरा फार्मूला दिया गया, ये पहले भी डिस्कस किया है हमने। अब थोड़ा सा आते हैं हम, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है, आपकी क्लास के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देखिए वेक्टर आपके सामने एक नया टर्म आया होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अगर पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा हम व्यू दे दें आपको। क्वांटिटी हमारी दो तरह की होती है, स्केलर और वेक्टर। तो अगर हम कोई भी क्वांटिटी विथ डायरेक्शन अगर हम एक्सप्लेन करें तो वो हमारी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। कोई भी क्वांटिटी विद डायरेक्शन अगर उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करें हम, दैट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। और अगर उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन है। फोर्स का भी डायरेक्शन होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे या इसको डिफाइन करेंगे। ये होता है ये, जैसे हमने एग्जांपल में, जैसे कोई भी चीज़ इतने किलोग्राम की है तो वो केवल मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो आप लोग इसको समझिएगा। देखते हैं आगे इसमें हम, डायरेक्शन ऑफ वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सेम डायरेक्शन विद अप्लाइड फोर्स। We will symbolize force F and distance या you can say direction displacement in a D। तो फार्मूला जो बनेगा वो सारा एक्स पेपर पर ऑलरेडी बना ही हुआ है। यहाँ पर हम बात करेंगे एंगल की, कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। चलिए देखते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारा और इस ऑब्जेक्ट को हम जो है मूव करा रहे हैं, एरो से दिखाया है फोर्स का डायरेक्शन और प्लस डिस्प्लेसमेंट भी इसमें इसी एरो से दिखा रहे हैं, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में होगा। और लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। यहाँ पर दूसरा केस देखते हैं, एफ है, फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पर अब देखेंगे दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। और तीसरा एक केस और है, देख लीजिए, एंगल बिटवीन फोर्स इनटू
डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और हमारे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही है, तो दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री का है। तो इसमें देख रहे हैं कि देयर इज अ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन मोशन कैन बी स्टेट आवर फार्मूलाज गिवन बिलो। यहाँ पर फार्मूला में एक चीज़ और ऐड होती है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो इसकी एंगल पे डिपेंड करता है। हम लोग जितनी स्टडी करते हैं वो कॉस थीटा का मान 1 लेकर के करते हैं, देखा होगा आपने। जैसे कि पहला केस था जो सबसे सिंपल केस है कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में हमारा ये वर्क हो रहा है, उस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो वहाँ पर कॉस जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये 9th या 10th क्लास में आपको मिलेगा कॉस साइन थीटा, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है ये। अब आइए आगे बात करते हैं हम। अगर इसके बीच में फोर्स 180 डिग्री का है एंगल, इफ़ द डिस्टेंस, जो हमारा ये ऊपर वाला केस था, एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री का है, उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो अब जो हमारा फार्मूला बनेगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि वर्क हमारा जो है निगेटिव में हो रहा है, मतलब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम निगेटिव फोर्स अप्लाई करेंगे या निगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, दोनों बातें यहाँ हो सकती हैं, तो कुल मिलाकर के हमारा जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा। और जो तीसरा केस मैंने दिखाया इसमें कि जब हम एंगल ऊपर के तरफ डायरेक्शन ले रहे हैं, मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, जो अभी आपने ऊपर फिगर में देखा, इस फिगर में देखते हैं तो यहाँ पर वर्क जो सॉरी कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ कहा गया कि वर्क हमारा 0 हुआ। तो इस थ्योरी से ये निकल के आता है कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और उसका जो डायरेक्शन है वो उससे दूसरी तरफ हो रहा है जो जिस एक्सिस में दिखाया गया है, तो यहाँ कहा जाएगा कि कोई भी वर्क नहीं किया गया, वर्क इज इक्वल टू 0। और अब हम लोग बात करेंगे इसके यूनिट की। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अब हम इसको पार्ट 3 में बनाएंगे। ओके, थैंक यू।